आवाज़ क्लियर है, तुम शुरू कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन दे दो मुझे कि आवाज़ ठीक आ रही है। ठीक है, थैंक यू। हम शुरू कर रहे हैं कि एक ठीक है, ओलिगोपोली भी ख़त्म कर ही लिया। जो नया टॉपिक हमने शुरू करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफ़ी। ये बेसिकली वाइंड अप करेगा सारे मार्केट स्ट्रक्चर्स को, और इसका बेसिकली नाम जो है वो है इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इकोनॉमिक एफिशिएंसी को यूज़ करते हुए हम वाइंड अप करेंगे सारे मार्केट स्ट्रक्चर्स को। बेसिकली ये डिस्कस करेंगे कि यार हमने जो चीज़ें डिस्कस की ऑलरेडी, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, इनमें से कौन सा सिस्टम कितना बेहतर है और फॉर द कंज्यूमर्स और द प्रोड्यूसर्स। तो उसको समझने के लिए हमें बेसिकली ये जज करना है कि ये कितना इकोनॉमिकली एफिशिएंट है। ठीक है, अब इकोनॉमिकली एफिशिएंट जो है वो हमारे लिए A2 में, उसको हम बिल्कुल ऐसे डिफाइन करते हैं, जैसे साथ साथ कॉपी करते रहना, कि हम ये बोलेंगे कि रिसोर्सेस जो है ना, are said to be economically efficient इकोनॉमिकली एफिशिएंट होंगी कब? जब दो केसेस होंगे, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एफिशिएंट, इसको इफ कर दें यहाँ पे, इकोनॉमिकली एफिशिएंट इफ ये दो केसेस पूरे हो रहे हो। वन ये है कि इट इज नॉट पॉसिबल to produce more of one good it is not possible to produce more of one good without producing less of another। ये केस हम पहले देख चुके हैं एएस में भी, कि हम ये बोल रहे हैं कि आप अगर कोई एक गुड को ज़्यादा बनाना चाहते हैं, प्रोड्यूस मोर ऑफ वन गुड, तो यू हैव टू प्रोड्यूस लेस ऑफ अनदर। ये कब होता है आपके हिसाब से? व्हेन इज दिस केस अप्लाइड? कि कुछ मतलब कि अगर मुझे एक चीज़ ज़्यादा बनानी है तो उस वो बनाने के लिए डेफिनेटली एक ही तरीका है कि मैं किसी दूसरी चीज़ को कम बनाऊं। ऐसा कब होता है? मतलब कि मैं दो चीज़ों को एक साथ नहीं बढ़ा सकता। अगर एक की आउटपुट बढ़ाना है तो उसका तरीका ये है कि आप किसी दूसरे के आउटपुट को कम करें। ऐसा कब होता है? हम कहाँ पे हैं इस वक्त, अगर आपको याद हो जरा सा? पीपीसी के रिसोर्स केस, बिल्कुल ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आप पीपीसी के ऊपर है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पीपीसी के ऐसे किसी भी एक पॉइंट में
जहाँ पे अगर आपको ज्यादा बनाना है किसी एक चीज को तो दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे एक्स एंड वाई। तो यू आर ऑन एनी पॉइंट ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए, ठीक है ना। तो ये एक्स नॉट बना रहे हैं, इसको वाई नॉट बना रहे हैं। इफ यू वांट टू प्रोड्यूस मोर ऑफ एक्स, आपको वाई को कम करना पड़ेगा ए से बी पे आने के लिए। एक्स तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन वो तभी होगा जब वाई कम होगा, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, ये हमें याद है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप पीपीसी के ऊपर है तो आप इकोनॉमिकली एफिशिएंट हैं, समझना है इसको। दूसरा, ये इसी चीज को ना एक और लफ्जों में हम बयान करेंगे, कैसे कि नंबर 2, उसको किसी और से लिख देते हैं। नंबर 2 क्या है? बाय रीएलोकेशन। रीएलोकेशन मतलब कि हम जहां पर जो रिसोर्स लगी हुई थी उसको वापस घुमा फिरा दें। अच्छा चलो, नंबर 2 लिखने से पहले नंबर 1 को जरा एक लास्ट चीज पूछ लें आपसे कि आपने बोला, बिल्कुल सही बोला, अगर आप पीपीसी के ऊपर ऑन द कर्व अगर आप हैं तो टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वन यू हैव टू प्रोड्यूस लेसर ऑफ अनदर। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है कि किसी एक को ज्यादा बनाने के लिए आपको दूसरा कम करना ही पड़ेगा? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? आप चाहें तो ऑडियो में बोल दें, आप चाहें तो चैट पे लिख दें। why is this so कि आपको टू प्रोड्यूस वन मोर वन आउटपुट आपको दूसरे को कम करना जरूरी है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। उसके अलावा आप दूसरे किसी को भी आउटपुट को बढ़ा नहीं सकते किसी एक को कम किए बगैर। ऐसा क्यों होता है? स्कार्सिटी, लिमिटेड रिसोर्सेज, सही है। स्कार्सिटी तो है, लिमिटेड रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन एक और बेहतर हम एक सुनना चाह रहे हैं एक चीज। एक और रीजन है। मेन रीजन क्या है? अगर अगर आप सिर्फ स्कार्सिटी बोले ना तो फिर तो मैं बोलूंगा यार कि फॉर एग्जांपल आपका ये पीपीसी है और इस वक्त आप पॉइंट ए पे हैं, और पॉइंट ए का मतलब है 10 यूनिट्स ऑफ एक्स फॉर एग्जांपल एंड 50 यूनिट्स ऑफ वाई। आप ए से बी पे अगर जाएंगे तो एक्स भी बहुत ज़्यादा होगा, वाई भी ज़्यादा होगा। ये 20 हो गया और ये 80 हो गया। तो इस वक्त ए से बी पे मूव करते वक्त तो स्कार्सिटी तो यहाँ पे भी है, लेकिन एक्स भी ज़्यादा हो रहा है, वाई भी ज़्यादा हो रहा है। टू प्रोड्यूस मोर ऑफ एक्स आई डू नॉट हैव टू सेक्रीफाइस एनी वाई। यहाँ पे तो नहीं, ऐसा ऐसा नहीं करना पड़ रहा। क्यों? और यहाँ पे ऐसा क्यों करना पड़ रहा है थियोरेटिकली? रीजन क्या है? स्कार्सिटी इज नॉट द रीजन। स्कार्सिटी तो इन दोनों केसेस में है ना, लेकिन यहाँ तो हम दोनों को ज्यादा साइमल्टेनियसली बढ़ा सकते हैं एक साथ, यहाँ पे नहीं कर सकते। नहीं नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चॉइस नहीं। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सही अनुष्का, बिल्कुल ठीक। क्या यूटिलाइजेशन से मुराद क्या है? ये केस 1 है, समझ लो, केस 2 है। इन दोनों में फर्क क्या है? रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज कहाँ पे? केस 1 में, केस 2 में? फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हर बंदा काम कर रहा है, सारे लेबर काम पे लगे हुए, पूरा लैंड काम कर रहा है, सारा जो आपको कैपिटल है वो इन्वेस्टेड है, सारे एंटरप्रेन्योर काम पे लगे हुए। ऑल रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड। ये 1 पे या 2 पे? 1, बिल्कुल ठीक। केस 1 में सारी रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड है। तो मतलब कि अगर आपको इस वक्त ए से बी पे जाना है तो आपने कुछ लेबर जो पहले एक्स वाई बना रहे थे उनको बोलना है यार अब आप ना कल से जो है वो एक्स बनाएंगे, कि और कोई तरीका है नहीं। आपको रिसोर्सेज शिफ्ट करनी होंगी। यू वुड हैव टू रीएलोकेट द रिसोर्सेज। रीएलोकेशन के बगैर यहाँ पे आप काम कर ही नहीं सकते, यहाँ पे रीएलोकेशन हो रही है। तो रिसोर्सेज जो कि ऑलरेडी एलोकेटेड थी किसी एक चीज के ऊपर, उनको आप एलोकेट कर रहे हैं किसी दूसरी चीज पर। जो लोग वाई बना रहे थे उनको बोला आपने कल से एक्स बनाना है भाई, ठीक है। तो वो लोग अब अगर एक्स बनाएंगे तो ऑब्वियसली वाई नहीं बना सकते, वाई का आउटपुट कम होगा। ये केस तभी होगा जब सारे लोग काम कर रहे हैं। अगर सारे लोग काम नहीं कर रहे, जैसे कि यहाँ पे
यहाँ अंडर अंडर द कर्व है, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है। इस वक्त क्या होगा, इस वक्त एसीपी पे जाने के लिए यू डोंट हैव टू आस्क दीज पीपल जो कि वाई बना रहे हैं कि भाई आप एक्स बनाएं। क्यों? क्योंकि जो लोग अनएम्प्लॉयड है उनको बोले भाई काम करो घर बैठे हुए। ये जो बनना है तो ऑलरेडी बनता रहेगा। जो लोग फारिग थे उन्होंने आके और यूनिट्स बना दिए दोनों के। ठीक है, यहाँ पे कोई फारिग ही नहीं है, यहाँ पे सारे काम कर रहे हैं। तो सारे काम कर रहे हैं तो और आउटपुट बनाने के लिए किसी भी एक चीज़ का सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी कि आप रीएलोकेशन करें, कि आप लोगों को बोलें कि भाई आप ना कल से कुछ और बनाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर? तो ओके लिख के भेज दें, कोई कंफ्यूजन है पूछ लें। तो मतलब कि अगर हम ये कह रहे हैं इफ पॉइंट वन होल्ड्स ट्रू, point one holds true, it is not possible to produce more of one good without producing less of another. We are implying implicitly, हम क्या imply कर रहे हैं कि भाई इसको point टू को तो मिटाएं, हम ये imply कर रहे हैं कि all resources are fully employed. ये मतलब है कि हम सारी रिसोर्सेज को फुली एम्प्लॉय कर रहे हैं। ये मतलब हुआ यहाँ तक तो क्लियर है। यहाँ तक चीजें तो ओके लिख के भेजना। मतलब देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट, इसको ये भी कह सकते हैं ऑल फुली एम्प्लॉयमेंट, फुली एम्प्लॉयड है मतलब नो अनएम्प्लॉयमेंट। आप पीपीसी के कर्व पे ओके ठीक है, बेस्ट है। अच्छा नंबर टू, दो चीजें बोली ना मैं, दूसरी चीज भी ना सिमिलर ही है, उसमें मतलब ज्यादा खोने की जरूरत नहीं है, लेकिन साथ साथ रहना क्योंकि हमने थोड़ी चीजें पढ़नी है। नंबर टू बेसिकली ये टर्मिनोलॉजी ना आप यूज करेगा जो मैं लिखवा रहा हूँ, जो खासतौर जो पिंक में लिख रहा हूँ मैं, इसको क्या आप इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वन गुड विदाउट प्रोड्यूसिंग लेस ऑफ अनदर। ठीक है। दूसरा ये है कि बाय रीएलोकेशन, by reallocation it is not possible to make one person by reallocation it is not possible to make one person better off. To make anyone better off का मतलब क्या होता है कि आप उसको कुछ इसकी इनकम बढ़ाते हैं। बेसिकली इकोनॉमिक्स में तो हम यही कहेंगे कि वी आर बेटर ऑफ व्हेन वी हैव मोर इनकम। तो आप किसी एक को बेटर ऑफ करना चाह रहे हैं, मतलब उसकी इनकम बढ़ाना चाह रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक वन पर्सन बेटर ऑफ। कब पॉसिबल नहीं है? विदाउट making someone else worse off। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई by reallocation it is not possible to make one person better off without making someone else worse off। तो मतलब कि अगर एक बंदे की आपने हालात बेहतर करने हैं तो उसका एक ही तरीका है कि किसी और से आप कुछ पैसे लेके उसको दे दें। तो मतलब कि आप अगर एक को बेटर ऑफ करना है तो दूसरे को आपको वर्स ऑफ करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। मतलब ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप दोनों को बेटर ऑफ कर दें साइमल्टेनियसली, दोनों की इनकम बढ़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये केस तब होगा ना, ये केस तब ही होगा, सिर्फ तब हो सकता है जब रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड है, बिल्कुल वैसे ही कि सारे लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी। तो अगर अब एक की इनकम बढ़ानी है आपने, तो उसका ये तरीका है कि दूसरे को बोले कम आउटपुट बनाओ, कम इनकम जनरेट करो। क्योंकि इनकम जो फुल एम्प्लॉयमेंट पे चल रही है, सारे लोग मैक्सिमम पॉसिबल कमा रहे हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट फुल इनकम लेवल्स है हाईएस्ट पॉसिबल। तो इस वक्त अगर किसी एक को आपने इनकम बढ़ानी है तो तभी हो सकता है जब आप दूसरे को वर्स ऑफ करें। और अगर ऐसा केस है तो ये बड़ा एफिशिएंट केस है, यू आर इकोनॉमिकली एफिशिएंट। इसका मतलब है यू लाई ऑन द पीपीसी, यू लाई ऑन द टॉप ऑफ द पीपीसी, यू लाई ऑन द कर्व, और जो हमारा ये पॉइंट है ना ऑन द कर्व। ठीक है।
तो अगर आपने एक की इनकम बढ़ानी है, उसका तरीका ये है कि दूसरे की इनकम कम करें, और कोई तरीका नहीं है आपके पास। ये सिर्फ तब होगा जब फुल एम्प्लॉयमेंट है, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी बेसिकली ये है, जब ये दो कंडीशन मीट होंगी तो हम बोलेंगे वी आर इकोनॉमिकली एफिशिएंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर तो ओके, लिख के भेजें, कोई कंफ्यूजन है पूछ लो। मेरे 7,000 दे रहा है, ठीक है ठीक है। सेल्फी भेज देना तुम दोनों मुझे ना अपनी एक। ठीक है, तो relocation, by relocation it is not possible to make one person better off without making someone else worse off। आपने किसी एक की इनकम लेवल बढ़ानी है, किसी एक को कोई फायदा देना है, क्योंकि ये सारी रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड है, तो आप किसी एक की रिसोर्स लेकर दूसरे को फायदा दे रहे होंगे। मतलब कि किसी एक से इनकम लेके दूसरे को इनकम दे रहे होंगे, और कोई तरीका है नहीं। तो आपको रीएलोकेशन से अगर किसी को भी इम्प्रूव करना है, तो कहीं ना कहीं दूसरा बंदा जो है उसकी इनकम कम हो रही होगी। ये सिर्फ तब होगा व्हेन यू आर इकोनॉमिकली एफिशिएंट। ओके, ठीक है, इसको कॉपी कर लें, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, हम शुरू करने यहीं से चीज़ें। 5 मिनट का ब्रेक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि हम इसको बेसिकली हम मार्केट स्ट्रक्चर्स को वाइंड अप करना चाह रहे हैं। ठीक है, आज या कल में इंशाल्लाह हम कर देंगे। तो अभी ये इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी चलेगा, इस पर भी पूरे पूरे 25-25 मार्क के सवाल आ जाते हैं इकोनॉमिक एफिशिएंसी पे, तो देख लेते हैं इसको भी। 5 मिनट हम शुरू करेंगे।
ओके, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कोई कंफर्म कर देगा कि आवाज़ क्लियर है? वापस हम शुरू कर रहे हैं। आवाज़ ठीक आ रही है? ठीक है, थैंक यू। ओके, तो वी आर डिस्कसिंग इकोनॉमिक एफिशिएंसी और हमने ये जो चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। बेसिकली जो आपके पास इकोनॉमिक एफिशिएंसी है आपके सिलेबस में, दैट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ना। एक सेकेंड। नंबर 1 जो है वो है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, और नंबर 2 जो है वो है एलोकेटिव एफिशिएंसी। तो हम जितने भी मार्केट स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके हैं उसमें हम यही चीज़ देखेंगे भाई कि ये प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है या नहीं है, और ये एलोकेटिवली एफिशिएंट है या नहीं है, और क्यों है क्यों नहीं है बेसिकली। तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी से मुराद क्या है, वहाँ से शुरू करते हैं। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बेसिकली, इसको पीई कह लेते हैं हम, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या है? एन इकोनॉमी, अच्छा इकोनॉमी भी कह सकते हैं आप, फर्म भी कह सकते हैं, इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। मतलब बेसिकली हम प्रोडक्टिव एफिशिएंसी किसी पूरी इकोनॉमी की भी देख सकते हैं, पूरी फर्म की भी, और पूरी इंडस्ट्री की भी। ठीक है, इज सेड टू बी प्रोडक्टिवली एफिशिएंट। प्रोडक्टिवली एफिशिएंट जो है ये कब होगी? व्हेन इट प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम अटेनेबल आउटपुट। जो मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट है ना वो आप बना रहे हैं, आउटपुट फ्रॉम द गिवन scarce resources। एन इकोनॉमी, रिपीट कर रहा हूँ, एन इकोनॉमी, फर्म या इंडस्ट्री प्रोडक्टिवली एफिशिएंट कब होगी? when it produces the maximum attainable output from the given scarce resources। हर किसी के पास resources जो scarce हैं और उन resources के साथ वो एक certain level of output produce कर रहे हैं। किसी भी limited resources के साथ the maximum you can produce would give you the productive efficiency level। ठीक है, मतलब कि पाकिस्तान में अगर हम बोलें कि यार लेबर जो है वो 2 करोड़ है, जिनको हम कहेंगे कि लेबर फोर्स है, वो 2 करोड़ लोगों को यूज करके व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वीट या राइस या कॉटन वी कैन प्रोड्यूस। अगर हम वो लेवल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम बोलेंगे भाई हम प्रोडक्टिवली एफिशिएंट हैं। अगर वो लेवल हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो हम प्रोडक्टिवली एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, ये तो इकोनॉमी के लिहाज से हो गया। फर्म के लिहाज से भी, हर फर्म के पास भी जो है वो रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। उन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हुए फर्म एक सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट बनाती है। वो आउटपुट प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है या नहीं है ये तब पता चलेगा हमें जब हम देखेंगे यार कि क्या इसने रिसोर्सेज को इतना ऐसा यूज किया है कि इससे जो मैक्सिमम बन सकता था वही बनाया है या उससे कुछ कम बनाया है। अगर जो मैक्सिमम बन सकता था उतना बना लिया है तो हम बोलेंगे सही है यार, द फर्म इज प्रोडक्टिवली एफिशिएंट। नहीं बना पाए उतना तो हम बोलेंगे प्रोडक्टिवली इनएफिशिएंट है। ठीक है, अच्छा आउटपुट कितना प्रोड्यूस हो रहा है उससे बेहतर जो आपके लिए कि जो इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा प्रोडक्टिव एफिशिएंसी के वक्त, वो ये है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से ये आपके लिए कि दिस यू आर प्रोडक्टिवली एफिशिएंट। तो
प्रोडक्टिव एफिशिएंसी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, productive efficiency is achieved when we produce at the minimum of our average cost. जब हम अपने एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पे प्रोड्यूस करते हैं, व्हेन वी प्रोड्यूस एट द मिनिमम ऑफ आवर एवरेज कॉस्ट, तब हम प्रोडक्टिवली एफिशिएंट होते हैं. तो मतलब कि अगर ये आपका ग्राफ है, ठीक है, ये आपकी एवरेज कॉस्ट है, क्वांटिटी, ये आपकी प्राइस फॉर एग्जांपल, तो और यहाँ हमें पता है कि हमें रेवेन्यू कॉस्ट ही लिखें तो बेहतर है. तो अगर आप क्यू नॉट यूनिट्स बना रहे हैं गिवन योर रिसोर्सेस और सी नॉट कॉस्ट आ रही है आपकी, तो हम बोलेंगे यार आप जो है वो प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है. बिकॉज ऑब्वियसली जब आप अपनी रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज करते हैं तो आपकी एवरेज कॉस्ट कम होती रहती है. एवरेज कॉस्ट मिनिमम तब होगी जब आप मैक्सिमम अटेनेबल आउटपुट जो है विद द गिवन रिसोर्सेज वो बना रहे हैं. उस वक्त आपका जो इनपुट यूज हो रहा है फॉर एनी लेवल ऑफ आउटपुट वो मिनिमम है. ठीक है ना, कम से कम इनपुट से आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बना रहे हैं, तो इनपुट जितना कम यूज होगा एवरेज कॉस्ट उतनी कम होगी. तो टू बी प्रोडक्टिवली एफिशिएंट यू हैव टू प्रोड्यूस वेयर द एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम. ठीक हो गया? कोई मसला है यहाँ तक? अगर हमें यहाँ तक बात समझ में आ गई है, ठीक, तो जरा सा आगे बढ़ते हैं कि जो आपकी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है जिसको भी हमने डिस्कस किया, मैं इसको थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि यार इसमें पूरे पूरे क्वेश्चन आ जाते हैं और ये इतना इतना मतलब वास्ट टॉपिक है ना. वास्ट से मुराद कि इतना रिलेटेबल है, जितनी हमने भी चीज़ें पीछे पढ़ी हैं उन सब में आप यूज़ कर सकते हैं इसको. पूरे मार्केट स्ट्रक्चर्स में यूज़ हो जाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर के अलावा भी यूज़ हो जाएगा, अपने आप में भी हो जाएगा. प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की भी आपके पास दो अप्रोचेस हैं, एक माइक्रो अप्रोच और एक मैक्रो अप्रोच. ठीक है, पहले तो मैक्रो देख लेते हैं. मैक्रो समझना थोड़ा रिलेटिवली ईजियर है इस वक्त. मुझे ये बताएं कि अगर पूरी इकोनॉमी प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है, अगर पूरी इकोनॉमी प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है तो उसको हम किसी डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं कि कहाँ पे. वो हमने दिखाया था अभी ऊपर ना लास्ट, यहाँ पे. अच्छा, यहाँ पे हम इकोनॉमिक एफिशिएंसी की बात कर रहे थे. इकोनॉमिक एफिशिएंसी को ही हमने डिवाइड किया बिटवीन प्रोडक्टिव एंड एलोकेटिव. ठीक हो गया? तो वही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं. आप मिनिमम एवरेज कॉस्ट से बना रहे हैं और अपने आप गिवन रिसोर्सेज से मैक्सिमम पॉसिबल बना रहे हैं. तो बेसिकली वी ऑब्वियसली यूज द एड ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है. ठीक है, ये यही शो कर रहा है कि भाई क्या क्या आप प्रोड्यूस कर सकते हैं गिवन द रिसोर्सेस. यहाँ पे आप एक्स और वाई लिख लें, कैपिटल गुड्स कंज्यूमर गुड्स लिख लें, आपकी मर्जी है. तो पॉइंट ए, बी और सी, इन तीनों में से प्रोडक्टिव एफिशिएंट पॉइंट कौन सा है? पॉइंट ए, बी या सी, या इनको भी देख लेते हैं. ये कर लें पॉइंट डी और इसे कर लें ऊपर पॉइंट ई. इनमें से प्रोडक्टिव एफिशिएंट पॉइंट कौन सा आपके लिहाज से गिवन द डेफिनेशन? Which point is productively efficient?
जी वफा, शामिर, तंजीला, समीर, मनाहिल, हमने क्या कहा? सर मैंने आपका क्वेश्चन सही से नहीं सुना, आप रिपीट कर दें। ओके, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को हमने डिफाइन किया, ये तब अचीव होगी जब आप मैक्सिमम अटेनेबल आउटपुट बना रहे हैं फ्रॉम द गिवन स्कार्स रिसोर्सेस, या आप अपने एवरेज कॉस्ट के मिनिमम में बना रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है इसमें काफ़ी, द मिनिमम ऑफ आर एवरेज कॉस्ट पे बना रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि मैक्रो और माइक्रो में हम देख सकते हैं प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को। मैक्रो का मतलब पूरी इकोनॉमी के लिए देख रहे हैं ऑब्वियसली, तो हमने पीपीसी की मदद ली यहाँ पे। तो मुझे बताएं ये 5 पॉइंट्स मैंने बनाए ए बी सी डी ई, इन 5 में से कौन सा पॉइंट प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है? सर बी आई गेस। और शामिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अनुषा बिल्कुल ठीक, अनाहिल बिल्कुल ठीक, मारूफ बिल्कुल ठीक, सही है। और तो हमने क्या कंक्लूड किया? बिल्कुल सही है ना, सारे पॉइंट प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है। क्यों? बिकॉज दे आर ऑल ऑन द कर्व। तो हम बेसिकली ये कह रहे हैं ऑल पॉइंट्स ऑन द पीपीसी ना, इनसाइड नहीं, ऑन द पीपीसी आर प्रोडक्टिवली एफिशिएंट। ठीक हो गया? प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कब अचीव होगी? जब पीपीसी के ऊपर होंगे मैक्रो लेवल पे। मतलब एज एन इकोनॉमी इफ यू वांट टू बी प्रोडक्टिवली एफिशिएंट देन यू हैव टू प्रोड्यूस ऑन योर पीपीसी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। माइक्रो भी आपको आता है, माइक्रो भी आपको आता है। और इसमें देखिए ना, इनकी मदद लेना बेसिकली हमारी डेफिनेशन की। गिवन स्कार्स रिसोर्सेज से मैक्सिमम बना लिया तो आप पीपीसी के टॉप पे होंगे ऑब्वियसली। यहाँ पे हम कह रहे हैं मिनिमम एवरेज कॉस्ट। मिनिमम एवरेज कॉस्ट बनाने के लिए माइक्रो लेवल पे अगर हम एक फर्म को देख रहे हैं, फॉर द फर्म टू बी प्रोडक्टिवली एफिशिएंट, फर्म को क्या करना होगा? फर्म को ये करना होगा कि भाई आपको बनाना होगा माइक्रो लेवल पे, इफ यू वांट टू बी प्रोडक्टिवली एफिशिएंट द फर्म should produce using the least cost combination। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही? ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू। यहाँ तो मैंने मैक्रो मैक्रो माइक्रो में डिवाइड किया था। यहाँ मैंने लिखा ऑल पॉइंट्स ऑन द पीपीसी आर प्रोडक्टिवली एफिशिएंट। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स ए बी सी डी सब प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है। सही है, क्योंकि यहाँ पे हम मैक्सिमम अटेनेबल आउटपुट बना रहे हैं गिवन आर रिसोर्सेस। ठीक है, माइक्रो में हम कह रहे हैं कि द फर्म शुड प्रोड्यूस यूजिंग द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इनपुट। ये लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन हमने सीखा था जब हम लॉन्ग रन कॉस्ट की बात कर रहे थे, और वो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन आपको होपफुली याद होगा, नहीं भी तो मैं वापस लिख देता हूँ। वो ये था जब आपका एम पी ए या बेसिकली मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल ओवर द प्राइस ऑफ कैपिटल इक्वल हो जाता था मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर ओवर प्राइस ऑफ लेबर के। ये आपका वही इक्यू मार्जिनल प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई हो रहा था वापस। और ये था आपका लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इनपुट, सही है ना, फॉर एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। और इसको आप ऐसे भी लिख देते थे कि एम पी ए ओवर प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू एम पी बी ओवर प्राइस ऑफ बी, वेयर ए बी एंड सी आर योर फैक्टर्स। तो मैं उसकी स्टेटमेंट जो हमने बनाई थी बेसिकली हमने ये कहा था
the last, sorry, the output produced, एक second, एक मिनट, ओके, तो हम ये कह रहे थे कि the output produced for the last dollar spent on each factor becomes equal. यस, तो ये चीज थी। माइक्रो लेवल पे आपको लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स यूज करना है, और तभी आप प्रोडक्टिवली एफिशिएंट होंगे। और ये तब होगा जब आप एवरेज कॉस्ट के मिनिमम में बना रहे होंगे। इसको अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो आप प्रोडक्टिव एफिशिएंट तभी हैं जब आप एवरेज कॉस्ट के मिनिमम में बना रहे हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट है, एक डिवीजन हमने की है माइक्रो में, बस मैं खत्म कर रहा हूँ इस चीज़ को, एक चीज़ समझ लें सिर्फ, क्योंकि एलोकेटिव एफिशिएंसी हम कल कर लेंगे। मैं ज़रा सा रिवाइज करूँगा, और माइक्रो में एक चीज़ हमें और ऐड करनी है बस। हमने प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को डिफाइन किया एज a state where you're producing the maximum possible output given your resources. अपनी रिसोर्सेज को देखते हुए आप जितना मैक्सिमम बना सकते हैं, अगर आप उतना बना रहे हैं तो यू विल बी प्रोडक्टिवली एफिशिएंट। और उसका मतलब ये आपकी एवरेज कॉस्ट मिनिमम है। ठीक है, ये हमने आज डायग्राम पे शो भी किया कि एवरेज कॉस्ट मिनिमम है, क्यू नॉट जो है वो प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है। ठीक है ना, ये जो और इसी चीज़ को हमने फिर डिवाइड किया माइक्रो और मैक्रो में। तो हमने कहा कि अगर आप मैक्रो लेवल पे देखें तो पूरी इकोनॉमी को अगर प्रोडक्टिवली एफिशिएंट होना है तो इट शुड प्रोड्यूस ऑन इट्स पीपीसी। माइक्रो को देखें तो अगर आपको प्रोडक्टिवली एफिशिएंट होना है तो यू शुड प्रोड्यूस द आउटपुट वेयर यू आर अचीविंग द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इनपुट। उससे आपको ओवरऑल आपकी एवरेज कॉस्ट मिनिमम ही होगी। ठीक है, बस ये इसमें एक चीज़ ऐड करनी थी, मिनिमम एवरेज कॉस्ट पे ही बना रहे हैं आप। ठीक हो गया, इसको हम कंटिन्यू करेंगे कल इंशाल्लाह। कल होपफुली हम इस टॉपिक को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। कल ये मैक्सिमम परसों तक हम पूरा मार्केट स्ट्रक्चर्स और एफिशिएंसी वाइंड अप कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और आज होपफुली हमें समझ में आ जाएगा कि ऑनलाइन फिजिकल का क्या चक्कर है। ठीक है, तो हम क्लास यहाँ पे एंड कर रहे हैं। इसे कॉपी करना तो कर लें प्लीज़, कुछ पूछना है तो पूछ लें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।